guys, my name is Suj Bajpayee and on behalf of Supreme 60 I am going to teach you electrostatic. तो स्टूडेंट अभी तक हमने क्या क्या बात कर ली थी, एक बार जल्दी से उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कूलॉम्स लॉ की बात करी, ठीक है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करी, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करी, ठीक। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हम डायपोल पे आ गए, क्लियर। डायपोल में हमने लास्ट टर्म पे डायपोल में जो पढ़ा वो देख लेते हैं। तो एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं मैं फिर से कि डायपोल होता क्या है। तो a system of positive and negative charge separated by a very short distance is known as dipole. Clear? Means two opposite charge separated by a short distance is known as electric dipole. Clear? तो ये तो बात हो गई डायपोल की। इसके बाद हमने डायपोल मोमेंट की बात करी, क्लियर। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे कि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, क्लियर। इतना हमने डायपोल मोमेंट के बारे में आपको बताया था। इसके बाद हमने और क्या बताया था कि डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो P से डिनोट करी जाती है। P वेक्टर से डायपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू कितनी होती है? दिस विल बी चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये प्लस Q चार्ज है, ये माइनस Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज है और ये माइनस Q चार्ज है। तो ये जो सिस्टम होगा गाइस, ये जो सिस्टम होगा चार्जेस का, इसको हम, इसके बीच की डिस्टेंस जो होगी उसको हम 2L से डिनोट कर देते हैं। अगर 2L, वेयर 2L इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, क्लियर। तो यहाँ पे जो इस क्वांटिटी, इस डायपोल का जो डायपोल मोमेंट होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी, वो तो निगेटिव टू पॉजिटिव होगी, क्लियर। और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो Q इंटू 2L के बराबर हो जाएगा, Q इंटू 2L के बराबर हो जाएगा, क्लियर है। तो ये बात हम कर चुके थे। इसके बाद हमने देखा था कि डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो ये एक चार्ज का सिस्टम है, क्लियर, और इससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, क्लियर। तो आज हम क्या क्या बात करेंगे जरा एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। आज के सेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्लियर। मेन कंसेप्ट हमारा आज डायपोल ही रहेगा, क्लियर। मींस हम जो न्यूमेरिकल्स देखेंगे उसमें भी डायपोल के कंसेप्ट आएंगे, उसमें भी डायपोल का कंसेप्ट चलेगा, क्लियर। तो समझते हैं, जरा देखते हैं। तो आज जो हम सबसे पहले समझने वाले हैं वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। लास्ट सेशन में भी हम देख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, क्लियर। तो हमने क्या देखा था लास्ट सेशन में हमने डायपोल की एक्सिस पे, मींस एक्सियल पोजीशन पे, और डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख ली थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये हम देख चुके थे, क्लियर। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख चुके हैं, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हम देख चुके हैं, क्लियर, समझ चुके हैं। आज हम एक जनरल पोजीशन पे, डायपोल से कोई एक जनरल पोजीशन पे, r डिस्टेंस पे कोई जनरल पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड समझेंगे, वो कैसी होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लियर है गाइस, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इस डायपोल से एक जनरल डिस्टेंस r पे, एक जनरल डिस्टेंस जो कि सेंटर से डिस्टेंस होगी, डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस होगी। जब भी हम कहेंगे कि डायपोल से डिस्टेंस r, तो समझ जाइएगा कि वो डिस्टेंस और कहीं से नहीं, डायपोल के सेंटर से ली गई है, सेंटर से, जी हाँ, क्लियर। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस होगी स्मॉल r, और इस जनरल पॉइंट पे अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे। इस जनरल पॉइंट पे अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे, उसकी डायरेक्शन देखेंगे, सब कुछ पता करेंगे, ठीक है। बस थोड़ी देर रुक जाइए। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे? उसके बाद हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। इस इलेक्ट्रिक डायपोल को, यही जो इलेक्ट्रिक डायपोल है हमारे पास, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप अच्छे से जानते हैं, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड चेंज ना करे, मैग्नीट्यूड वेरिएबल ना हो, या फिर हम कह सकते हैं कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो वेरिएबल नहीं होगी, वो कांस्टेंट होगी। मींस वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्रॉस सेक्शन के साथ चेंज नहीं कर रहा होगा, वो डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं कर रहा होगा, वो कांस्टेंट होगा, क्लियर। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, यही एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहां से मिलती है आप ये भी जानते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ प्लेन शीट और प्लेट जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, वो डिस्टेंस पर नहीं डिपेंड करती है। क्लियर, आपको याद होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमने बताया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, प्लेन शीट की वजह से, प्लेन शीट की वजह से, और प्लेट की वजह से जो है वो अभी मैंने आपको नहीं बताया, वो हम कुछ समय बाद देखेंगे। क्लियर, वो हम कुछ समय बाद देखेंगे। ध्यान रखिएगा, प्लेन शीट की वजह से, प्लेन शीट की वजह से जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। क्लियर, और मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था, मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था कि प्लेट और प्लेन में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर, तो आई होप दैट इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे इसके बाद कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म हो उसमें अगर हम किसी डाइपोल को रख देते हैं, किसी डाइपोल को रख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने यहाँ पे डाइपोल रख दिया। क्लियर, तो अब इस डाइपोल का मूवमेंट कैसा होगा। क्लियर, क्या ये आगे जाएगा, क्या ये पीछे आएगा, कि ये रोटेट करेगा। क्लियर, तो ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि इस डाइपोल में कैसा मूवमेंट होगा अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर, तो एक तो ये बात करनी है आज, और दूसरी बात करेंगे when the electric dipole is placed in a non-uniform electric field, means इस बार क्या होगा कि जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ कांस्टेंट नहीं है, वो डिस्टेंस के साथ कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब वो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, या फिर इंक्रीज हो सकती है और या फिर डिक्रीज हो रही होगी। तो उस केस में हम देखेंगे कि अगर ये डायपोल है, अगर ये डायपोल है तो ये उस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे जाएगा, पीछे आएगा, कि कुछ और मोशन करेगा, कुछ और मोशन करेगा। ठीक है, तो इन सब की बात हम इस सेशन में करने वाले हैं। ठीक, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक डायपोल पे कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल देखते जाएंगे, साथ ही साथ देखते जाएंगे न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर, और जैसा कि आप जानते हैं न्यूमेरिकल लगाने का तरीका भाई सेम होगा। क्लियर, कैसा होगा कि मैं यहाँ न्यूमेरिकल लिखूंगा, वीडियो पॉज करोगे आप, उसके बाद खुद से ट्राई करोगे एंड देन यू विल सी द सॉल्यूशन। क्लियर, बिफोर इट यू विल नॉट सी द सॉल्यूशन। क्लियर, और एक चीज मैंने जैसा कि आपको बताया था कि नोट्स आपको बताते हुए चलना है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो ये आपके लिए बहुत खराब होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो चीजें आपके दिमाग में एज इट इज नहीं छपेंगी। क्लियर, आपको उसे कहीं कॉपी में जरूर नोट करना पड़ेगा। क्लियर, ताकि आप टाइम टू टाइम रिवाइज कर सको, जल्दी से एक को एक रिवीजन कर सको। आप फिर से इस वीडियो पे थोड़े जाओगे। क्लियर, तो गाइस आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, तभी मजा आएगी कंसेप्ट में, है ना। चलिए आते हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर अब हम आते हैं अपने कंसेप्ट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ जनरल पोजीशन। क्लियर, इसकी बात करते हैं। ओके गाइस, तो समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर, हम डायपोल मोमेंट, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, तो अब हम एक जनरल पॉइंट लेंगे। ये अपना डायपोल है, ये डायपोल है, ये प्लस क्यू रखा हुआ है और ये माइनस क्यू रखा हुआ है और ये प्लस क्यू रखा हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है। तो ये आपको डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन शो करके रखी हुई है, P फॉर डायपोल मोमेंट। क्लियर, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको दिख रही है साफ साफ, है ना। अब आपको यहां से सेंटर से थीटा एंगल पे r डिस्टेंस पे, थीटा एंगल पे r की डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस r होगी, यहां पे एक पॉइंट A है, इस पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट पे आपको A पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, उसकी डायरेक्शन के बारे में समझना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे निकालेंगे। तो ये एक जनरल पॉइंट है डायपोल से, एक जनरल एंगल पे, जनरल डिस्टेंस पे। क्लियर, तो अब हमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। क्लियर, वो मैग्नीट्यूड r के टर्म में और थीटा के टर्म में आएगा, r थीटा और कुछ चीजें होंगी उनके टर्म में आएगा। क्लियर, तो समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, वो क्या है, वो हमने इक्वेटोरियल पोजीशन की वजह से, इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी है डायपोल में। ठीक है, और हमने एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखी है। क्लियर, तो अब आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये ना ही तो इक्वेटोरियल पोजीशन है ना ही एक्सियल पोजीशन है। क्लियर, तो अब आप क्या करोगे, इस बार आप क्या करोगे, आप जानते हो कि डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, डायपोल एक कैसी क्वांटिटी है, डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, हम इस डायपोल को इन दोनों को ज्वाइन करने, इस पॉइंट और इस पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, क्लियर, इस लाइन के अलोंग
इसको रिजॉल्व करेंगे और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करेंगे। क्लियर, जैसा कि आपको साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो P और ये एंगल थीटा है। तो गाइस जैसा कि हमने आपको बताया था कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में जिधर थीटा उधर कॉस हो जाएगा। क्लियर, जिधर थीटा उधर कॉस मींस P2 जो है ये वाला कंपोनेंट जो है ये P cos थीटा के बराबर हो जाएगा, P cos थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर, और ये जो P1 वाला कंपोनेंट है दैट विल बी P sin थीटा। देखिए गाइस, क्लियर है, तो ये P1 P sin थीटा हो जाएगा और P2 जो दिख रहा है आपको P cos थीटा हो जाएगा। दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। क्लियर, क्योंकि हमने एक एक्सिस ली है, एक एक्सिस ये अलोंग द R ले ली है, अलोंग द R वेक्टर। क्लियर, और दूसरी एक्सिस हमने परपेंडिकुलर टू R लिया है। ठीक है, परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर ले लिया है। क्लियर, अब हमने इस P वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया दोनों डायरेक्शन में। यहां P cos थीटा आ गया और यहां P sin थीटा आ चुका है। क्लियर, अब ये जो वेक्टर P है ये हट चुका है। अब ये वेक्टर दो वेक्टर से एलिमिनेट हो गया है, जिसमें से एक वेक्टर P sin थीटा है और दूसरा वेक्टर P cos थीटा है। इस चीज को समझ लीजिए पहले अच्छे से। क्लियर है गाइस? अगर ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है तो समझने की कोशिश कीजिएगा आगे कि अब इस पॉइंट पे, इस A पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, और यहां पे अब एक डाइपोल ना होके यहां पे दो डाइपोल हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सिंपल सा एक काम करने वाले हैं, हम दोनों डाइपोल्स की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे। मींस जो P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट A पे, उसको हम E1 बोलेंगे, और जो P2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट A पे, उसको हम E2 बोल देंगे। क्लियर, और विद डायरेक्शन हम उसको शो करेंगे, विद डायरेक्शन। क्लियर, तो समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये जो वेक्टर P1 है, जो P1 वेक्टर है, ये P1 वेक्टर के लिए ये जो A पॉइंट है गाइस, ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये पॉइंट इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे लाई कर रहा है। ये पॉइंट जो A है वो P1 के इक्वेटोरियल पोजीशन पे लाई कर रहा है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं। एक बार रिवाइज करा देते हैं जल्दी से। क्लियर, कि कोई ये डाइपोल है, अगर कोई ये डाइपोल है, मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो जल्दी से एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। क्लियर, और इनके बीच की डिस्टेंस 2L है। डाइपोल मोमेंट जो होगा वो इस बार निगेटिव टू पॉजिटिव मींस लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। क्लियर, और ये इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे कोई डिस्टेंस R पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो E इज इक्वल टू कितनी आती थी गाइस, -KP बाय R क्यूब, -KP बाय R क्यूब। याद होगा, वेयर K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P इज डाइपोल मोमेंट का वेक्टर, डाइपोल मोमेंट का वेक्टर। ये माइनस साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि इस पॉइंट पे ध्यान समझिएगा, इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगी और उसका मैग्नीट्यूड KP बाय R क्यूब होगा। क्लियर, सिंपल सी बात है, बस और कुछ नहीं, है ना। ये हो गई इक्वेटोरियल पोजीशन की बात, है ना। अब हम बात करते हैं कि जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस R पे चाहिए हो, लेकिन वो डिस्टेंस R जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे नहीं बल्कि एक्सियल पोजीशन पे होनी चाहिए। वो डिस्टेंस मिड पॉइंट से ही होगी, याद रखिएगा। अभी भी जो डिस्टेंस है वो मिड पॉइंट से ही है, ठीक है, और डिस्टेंस R ही है। क्लियर, लेकिन अब वो डिस्टेंस एक्सियल पोजीशन पे है। क्लियर, तो एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है 2KP बाय R क्यूब। याद आ गया, एग्जैक्टली 2KP बाय R क्यूब। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगी। मतलब अगर हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में ही होगी, इस डायरेक्शन में ही होगी। क्लियर, समझ गए होंगे अब आप, है ना। तो यही इसी चीज का अब हम यूज करने वाले हैं। अब हम सेम इसी चीज का यूज करने वाले हैं जब हम बात करेंगे P1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको E1 बोलेंगे। तो समझने की कोशिश करते हैं कि E1 की डायरेक्शन A पे क्या होगी, है ना। तो P1 ये वेक्टर है। क्लियर, तो P1 की वजह से A पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये A पॉइंट P1 के इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। हेंस जो E1 होगा गाइस, जो E1 होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट लिख दिया गया है, दिस विल बी E2, दिस विल बी E1, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है ना। आप समझ सकते हैं कि अगर डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है तो जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, E1 का अगर हम मैग्नीट्यूड लिख दें यहाँ पे तो E1 विल बी इक्वल टू K - KP
माइनस के पी। गाइस अब आपको यहां समझना है कि यहां सिर्फ P होगा कि P की जगह P1 होगा। क्लियर, समझ रहे होंगे आप, P की जगह P1 होगा, माइनस के P1 बाय आर क्यूब। ये माइनस सिर्फ आपको ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसी को हम और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, माइनस के पी कॉस थीटा, माइनस के पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब। क्लियर है गाइस? दिस विल बी अवर E1, दिस विल बी अवर E1। क्लियर? अब आगे आते हैं, सिमिलरली आप E2 भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, P2 की वजह से इस पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, P2 की वजह से इस पॉइंट A पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके कि P2 की वजह से A पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो E2 होगी वो किस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, डायरेक्शन तो एज इट इज मैंने जो दिखा दिया आपको, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, चलिए समझिए। Sorry, here it will be E1 because this is E1, hence this P1 sin theta, P1 sin theta. Thank you. Clear? तो should I rub it? Wait. अब हम आगे बात करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आ चुकी है, अब हम E2 की बात करते हैं, है ना। तो E2 के लिए अब हम क्या करेंगे, E2 विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द डायपोल मोमेंट P2। क्लियर? तो ये जो होगा, ये पॉइंट A इस डायपोल मोमेंट P2 के लिए एक्सियल पोजीशन पे है ना गाइस, एक्सियल पोजीशन पे है। तो इस बार हम एक्सियल पोजीशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे P2 की वजह से E2 निकालने के लिए। ठीक है, हेंस दिस E2 विल बी प्लस 2k P2 वेक्टर अपॉन R क्यूब, दिस विल बी। क्लियर? तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 2k P cos थीटा, 2k P cos थीटा बाय R क्यूब। और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसकी डायरेक्शन यही होगी ना, इसकी डायरेक्शन भी यही होगी। क्लियर है? अब हम आगे समझते हैं। अब हमको ये E1 भी मिल गया और ये E2 भी मिल गया। आप समझ सकते हैं कि E1 E2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, E1 E2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर? क्योंकि ये इस लाइन के इन दोनों को लाइन जो ज्वाइन कर रही है उसके परपेंडिकुलर है E1 और E2 उसकी डायरेक्शन में है, हेंस E1 एंड E2 विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। याद रखिएगा, जो E2 वर्टिकल से एंगल बना रहा है वो एंगल फाई है, वो एंगल फाई है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EA बोल देते हैं उसे नेट, वो क्या होगी, वो कितनी होगी, उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, EA पे जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। क्लियर? हेंस दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट E1 कितना है गाइस, E1 विल बी KP, इसका स्क्वायर कर देंगे तो KP बाय R क्यूब का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस E2 का स्क्वायर। E2 क्या है गाइस, E2 विल बी 2KP बाय R क्यूब का होल स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट के बाहर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के बाहर हम लेके आ सकते हैं KP बाय R क्यूब, KP बाय R क्यूब दोनों से कॉमन लेके अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। क्लियर? हेंस दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी ऊपर लिख देते हैं, यहां समझ में नहीं आएगा। हेंस दिस विल बी इक्वल टू, यहां आ जाइए, दिस विल बी इक्वल टू गाइस KP बाय R क्यूब, अंडर रूट के अंदर जो बचेगा वो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर 4 कॉस स्क्वायर थीटा से हम लिख दें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जैसा कि आप जानते हैं वो 1 के इक्वल होता है। जी हाँ, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। दिस विल बी योर फॉर्मूला, क्लियर? इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एक ब्रैकेट में कर लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर? ये फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला ही है जो आपको बता रहा है कि किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। डायपोल है एक
उस डायपोल से किसी एक जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसकी डायरेक्शन के बारे में अभी हम बात करेंगे। डायरेक्शन के बारे में अभी हमने बात नहीं करी, क्लियर। तो अभी हमने गाइस बेटा अभी हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी है ना। और मैग्नीट्यूड का आप जानते हैं कैसे फंडा होता है, मैग्नीट्यूड जो है वो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे डायरेक्शन की भी। एक बार इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं, एक बार इस फॉर्मूले को समझ लीजिए कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जनरल पॉइंट पे निकालनी होगी, जनरल पॉइंट जो है वो डायपोल के मिड पॉइंट से जो एंगल है वो थीटा बना रहा है, और जनरल पॉइंट जो है वो डायपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे है। r और थीटा क्लियर होने चाहिए आपको, क्लियर। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी गाइस, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EA पे होगी वो कितनी होगी, वो होगी KP/r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। गाइस इसमें आप क्या कर सकते हो, थीटा को 0 रख के देख लो, एक बार थीटा को 0 रख के देख लो, देखो क्या एक्सियल वाला फॉर्मूला आ रहा है, और एक बार थीटा को 90 रख के देख लो, देखो क्या इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला आ रहा है। याद रखना ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट मत करना कि इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला विद साइन आएगा, क्लियर। साइन के साथ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्लियर। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे होगे इसको, ठीक है। तो ये क्या है, 2kp cos थीटा आ जाएगा जब हम थीटा को 0 रखेंगे, और kp cos 2kp/r क्यूब आ जाएगा जब हम थीटा को 0 रखेंगे, और जब थीटा को हम π/2 रखेंगे देन इट विल बी kp/r क्यूब, क्लियर। एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला समझ में आ रहा है यहां से भी, क्लियर। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, है ना। उसकी डायरेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि वो वर्टिकल से मान लेते हैं फाई का एंगल बना रहा है, क्लियर। तो सिंपली हमें क्या करना है, हम यहां से उसकी डायरेक्शन निकालेंगे, यहां से, क्लियर। मींस ये जो r वेक्टर है उससे हम एंगल फाई फाइंड करेंगे, वो एंगल फाई हमें बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, क्लियर। तो हम समझ सकते हैं यहां से ये ट्रायंगल देखेंगे, ये ट्रायंगल, क्लियर। तो यहां से tan फाई निकाल देंगे, tan फाई कितना हो जाएगा गाइस, बिल्कुल सही बात है, tan फाई जो है वो E1/E2 हो जाएगा, वो E1/E2 हो जाएगा, क्लियर। tan फाई विल बी E1/E2, क्लियर। तो E1 कितना है, E1 will be kp sin θ/r क्यूब, क्लियर। हम इसका मॉड लेके चलेंगे, है ना, हम इसका मॉड लेके चलेंगे, क्योंकि हमें पता है थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो tan थीटा पॉजिटिव ही होगा, क्लियर। चलिए समझते हैं। तो E1 जो है वो जब मॉड लेंगे तो सीधे वैल्यू आएगी, तो ये आ जाएगा kp sin θ/r क्यूब, और ये आ जाएगा 2kp cos θ/r क्यूब। kp/r क्यूब जो है कैंसल आउट हो जाएगा, क्लियर। समझने की कोशिश करते हैं ये क्या आएगा, यहां पे देखते हैं। हाँ, तो दिस विल बी kp sin θ/r क्यूब माइनस का डिवाइडेड बाय 2kp cos θ/r क्यूब, ओके गाइस। तो दिस विल बी कैंसल आउट, kp कैंसल आउट, r क्यूब कैंसल आउट, दिस विल बी 1/2 this will be 1/2 tan theta, 1/2 tan theta, clear। this will be 1/2 tan theta and it is equal to tan alpha, ये tan alpha के इक्वल हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई है, ये tan alpha की वैल्यू आई, tan phi की वैल्यू आई, ये tan phi की वैल्यू आई है, ओके गाइस। तो अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, आप एक बार जल्दी से इसको देख लीजिए पूरे डिस्कशन को, उसके बाद अब हम कंक्लूजन को अलग से लिखेंगे, है ना। यहाँ पे बोर्ड में काफी सारी चीजें लिख गई हैं, तो अब हम कंक्लूजन अलग से लिखने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट है ना। ये चीज भी आपको आनी चाहिए, डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये चीज आई है ना। तो इससे बेस बनाए, इससे जो बेस बना है वो ये है, जो इंपॉर्टेंट है इस चीज में वो ये है कि जो अपना डायपोल है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसको हम ठीक वेक्टर की तरीके रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 डायपोल रखे हों तो उनको हम मिला के एक डायपोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है डायपोल के बारे में, ओके। चलिए ओके गाइस, समझने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आया है ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वो है kp/r क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, पहला कंक्लूजन, क्लियर। अब देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो क्या है, ये अल्फा हमें निकालना है। ये अल्फा क्या है,
ये आर वेक्टर मींस जो पोजीशन वेक्टर आर है जिस पॉइंट पे हमें निकालना है, उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर आर है उससे जो एंगल बन रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अल्फा है, वो फाई है, वो अल्फा बोल दो या फिर फाई बोल दो, ये फाई बोलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो tan फाई जो है वो क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 tan थीटा, 1/2 tan थीटा, मतलब आप समझ रहे हो है ना, tan थीटा पे डिपेंड कर रहा है वो, क्लियर। तो जैसे जैसे आप थीटा इंक्रीज करोगे फाई भी इंक्रीज होने लगेगा, क्लियर है ना, फाई भी इंक्रीज होने लगेगा, समझ रहे हो आप ये चीज, क्लियर। तो अब हम समझने की कोशिश एक चीज और करते हैं कि ये दोनों फॉर्मूले आपको तो याद होने चाहिए, है ना। अब एक बार हम जल्दी से एक इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं किस तरह की होंगी, है ना। तो एक जनरल ये इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने बना दिया है, जनरल इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होंगी, सॉरी इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मींस डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगी, डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, क्लियर, समझ गए हो ये चीज, है ना, क्लियर एकदम। उसके बाद अगर हम इस एक्सियल पोजीशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और हम यहाँ पे कहीं बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, क्लियर। तो ये डायरेक्शंस इलेक्ट्रिक फील्ड की हैं, ये आपको याद रखना है, मींस बिटवीन जब हम बात करेंगे बिटवीन द चार्जेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, जब हम बात करेंगे आउटसाइड द चार्जेस, क्लियर, तब इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में आएगी, क्लियर है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इतना कंसेप्ट अभी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। अब कोई भी डायपोल आपको दे दिया जाए और किसी भी जनरल पॉइंट पे आपसे कह दिया जाए कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक, चाहे वो पॉइंट इक्वेटोरियल पे हो या एक्सियल पे हो, तब तो आप आराम से कर लोगे। अगर वो कोई जनरल पॉइंट भी है तब भी आप वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो और उसकी डायरेक्शन भी बता सकते हो कि वो पोजीशन वेक्टर जो आर वेक्टर होगा, जो मिड पॉइंट से डायपोल के मिड पॉइंट से उस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा होगा, उस वेक्टर से कितने एंगल पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, क्लियर, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम आगे आते हैं, अब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रखेंगे, क्लियर, और समझने की कोशिश करेंगे कि उस पे किस किस तरह के फोर्स लग रहे हैं, उसका मोशन कैसा हो रहा है, क्लियर। चलिए ओके गाइस, आगे बढ़ने के पहले हम जरा कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं डायपोल पे, है ना। तो ये सबसे पहला न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, आप खुद से ही कर लोगे। देखते हैं, ए सिस्टम हैज टू चार्जेस QA प्लस 2.5 प्लस 2.5 into 10⁻⁷ कूलम, क्लियर, एंड QB minus 2.5 into 10⁻⁷ कूलम, क्लियर, लोकेटेड एट पॉइंट A 0,0, -15 सेंटीमीटर, क्लियर। तो अगर हम बात करते हैं ये अपनी x एक्सिस है और ये अपनी y एक्सिस है, क्लियर, मींस दिस इज I कैप, दिस इज J कैप, दिस विल बी J कैप, क्लियर। तो K कैप मींस Z एक्सिस किस साइड होगी, आप जानते हो I क्रॉस J इज इक्वल टू K, I क्रॉस J इज इक्वल टू K, आपने 11th में पढ़ा होगा, I क्रॉस J इज इक्वल टू K कैप, क्लियर। तो I क्रॉस J इज इक्वल टू K मींस I क्रॉस J इज इक्वल टू K, मींस जो Y एक्सिस, जो अपनी Z एक्सिस है वो बाहर साइड आ रही होगी, क्लियर। तो अब हम इसको अगर ऊपर से देखते हैं, अगर हम इसे ऊपर से देखेंगे, क्लियर, मान लीजिए हमने इस तरह से कर दिया, हमने I कैप इस साइड रखा, क्लियर, और हम J कैप को अंदर ले गए, मींस जो Y एक्सिस है, जो पॉजिटिव Y एक्सिस है वो इनसाइड इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, वो इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, मतलब J कैप जो है वो हम क्रॉस से दिखा देते हैं, क्रॉस मींस इनसाइड द प्लेन, क्रॉस मींस इनसाइड द प्लेन एंड डॉट मींस आउटसाइड द प्लेन, क्लियर, डॉट मींस आउटसाइड द प्लेन। तो अगर हम Y एक्सिस को क्रॉस से दिखा रहे हैं, ये Y एक्सिस है, इसका मतलब क्या है, Y एक्सिस इनटू द प्लेन है, मतलब जो J कैप है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनटू द प्लेन है, तो I क्रॉस J इज इक्वल टू K, मींस जो Z एक्सिस है वो ऊपर की तरफ होगी, क्लियर, Z एक्सिस ऊपर की तरफ होगी। तो गाइस ये क्वेश्चन मैंने बेसिकली इसीलिए दिया, इस क्वेश्चन में कुछ दम तो नहीं है, लेकिन ये मैंने इसलिए आपको दिया ताकि आपको ये एक्सिस वाले कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्लियर। अगर हम I कैप इधर ले रहे हैं, J कैप इधर ले रहे हैं, तो अपना जो Z एक्सिस होगी, जो K कैप होगा वो आउटवर्ड होगा, क्लियर। और अगर हम I कैप इधर ले रहे हैं राइटवर्ड और J कैप मींस पॉजिटिव Y एक्सिस इनसाइड ले रहे हैं, तो I क्रॉस J इज इक्वल टू K मींस Z एक्सिस
अपवर्ड हो जाएगी। क्लियर? तो समझ लीजिए अब तो कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं है। क्लियर? एक्स एक्सेस राइट साइड, वाई एक्सेस इनटू द प्लेन एंड जेड एक्सेस अप ऑन द अपवर्ड साइड। क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन में जैसा कि हम बता रहे हैं, जैसा कि आपको कहा गया है कि इस क्वेश्चन में दो चार्ज पार्टिकल की पोजीशन दी हुई है। क्लियर? तो दिस विल बी 0,0,-15 मींस वो ओरिजिन से, अगर ये अपनी ओरिजिन है तो ये पॉइंट होगा 0,0,-15 सेंटीमीटर। क्लियर? सेंटीमीटर होगा मींस 0.15 मीटर। क्लियर? और जो दूसरा चार्ज पार्टिकल है वो बी कहां होगा, दिस विल बी +15। क्लियर? मींस 0,0,15 क्योंकि पॉजिटिव z एक्सेस अप साइड है, ऊपर है, तो पॉजिटिव z एक्सेस ऊपर है, तो दिस विल बी चार्ज b, दिस विल बी चार्ज b, दिस विल बी चार्ज b, और वो -2.5 इंटू 10⁻⁻c कूलम है। क्लियर? दिस विल बी नेगेटिव, -q कर देते हैं इसे। चलिए, क्लियर? तो ये चार्ज आपका b हो जाएगा, और a चार्ज कहां पे है, 0,0,-15, तो नेगेटिव है, z एक्सेस नीचे है, -z एक्सेस नीचे है, तो दिस विल बी 0,0,-15। क्लियर? और ये चार्ज अपना +q हो जाएगा, ये चार्ज a हो जाएगा। क्लियर है गाइस? अब आपसे पूछा क्या गया, व्हाट आर द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना होगा, तो आप जानते हो टोटल चार्ज 0 है, दोनों को ऐड करके देख लेंगे, वो क्वेश्चन ही नहीं था। क्वेश्चन ये था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इट्स डायरेक्शन क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जैसा कि आपको पता है, तो ये चार्ज -q, ये चार्ज +q, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। और जो उसकी वैल्यू होगी p की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, q इंटू 2l, मीन्स q ये आपको दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस दैट इज 0.15 मीटर प्लस 0.15 मीटर मीन्स इट विल बी 0.3 मीटर इंटू 0.3। क्लियर? हेंस दिस विल बी इक्वल टू 0.75 इंटू 10⁻⁻7 कूलम मीटर। क्लियर गाइस? और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर आपको डायरेक्शन के साथ शो करना है तो उसकी डायरेक्शन p वेक्टर जो होगा वो आपका -k कैप की डायरेक्शन में होगा, -k कैप की डायरेक्शन में होगा। क्लियर गाइस? ठीक है? तो आई होप दैट दिस न्यूमेरिकल इज वेरी मच क्लियर टू यू। इस न्यूमेरिकल में कोई दम नहीं थी, ये आपको सिर्फ इसलिए समझा रहे थे ताकि आपको ये यूनिट वेक्टर्स जो हैं x, y और j कैप, x, y और z एक्सेस वाले, इनको आप सेट करना जान जाओ। क्लियर? क्योंकि काफी क्वेश्चंस में हम आगे देखेंगे कि इनकी हमें जरूर पड़ेगी। क्लियर है? तो इस वजह से सिर्फ ये आपको क्वेश्चन बताया गया है ना। आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी कंसेप्ट पे। ओके गाइस, तो अब हम दूसरा न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं, ये डायपोल मोमेंट के कंसेप्ट पे। क्लियर? तो समझने की कोशिश करते हैं। 3 चार्जेस +q एंड -2q आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एट अ वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, व्हाट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट क्या होगा, है ना। तो समझने की कोशिश करते हैं कि एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड मान लेते हैं कुछ a होगी, स्मॉल a साइड है इस ट्रायंगल की। क्लियर? तो आपको निकालना क्या है, आपको इस सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट निकालना है। ठीक है? तो समझने की कोशिश करते हैं कि इसका नेट डायपोल मोमेंट क्यों। ठीक है, देखते हैं। तो आपको दिखेगा कि ये एक -q चार्ज है और यहाँ पे एक +q चार्ज है। क्लियर? तो इस सिस्टम का एक डायपोल होगा, ये एक डायपोल सिस्टम है। इसी तरीके से ये भी एक -q चार्ज है और ये भी एक +q चार्ज है। मीन्स यहाँ पे 2 +q चार्ज रखे हैं, एक +q चार्ज इस डायपोल सिस्टम का ले लो और एक +q चार्ज इस डायपोल सिस्टम का ले लो। तो इसका मतलब यहाँ 2 डायपोल रखे हुए हैं, यहाँ 2 डायपोल रखे हैं। क्लियर? तो एक डायपोल जो है उसकी डायरेक्शन अगर ये है, क्लियर, उसकी डायरेक्शन ये, तो जो दूसरा डायपोल है उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। सॉरी, जो डायपोल है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायपोल की जो डायरेक्शन होती है, डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो यहाँ अगर डायरेक्शन हम बोल रहे हैं तो डायरेक्शन एक की अगर ये है तो दूसरे की ऑब्वियसली ये हो जाएगी। क्लियर? अगर इसको हम डायपोल 1 बोल देते हैं, इसको डायपोल 2 बोल रहे हैं, तो दिस विल बी द डायपोल मोमेंट P1 एंड दिस विल बी द डायपोल मोमेंट P2, जिसकी दोनों की वैल्यू लेकिन सेम होगी। वैल्यू दोनों की सेम होगी क्योंकि सिमेट्रिक सिस्टम है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये जो सिस्टम है वो सिमेट्रिक है। क्लियर? अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये वैल्यू होगी कितनी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेक्टोरियल एडिशन करना है, आपको वेक्टोरियल एडिशन करना है। ठीक है? यहाँ पे 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर हैं तो आप वेक्टर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, दैट √a² + b² + 2ab cos थीटा, मींस √mod a का स्क्वायर प्लस mod b का स्क्वायर प्लस 2 mod a mod b cos थीटा। जो वेक्टर का फॉर्मूला आपने वेक्टर एडिशन में पढ़ा है
वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन अभी तक अगर हम रिजॉल्व करके करते हुए आए तो हम उसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये एंगल अगर आप देखो तो ये एंगल 60 डिग्री है, हेंस दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर? हम इसको रिजॉल्व करेंगे, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ठीक है, और ये वाई एक्सिस हो जाएगी। क्लियर? इसको थोड़ा रफ कर देते हैं यहां से, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये वाई एक्सिस हो जाएगी। क्लियर गाइस? तो आप जैसा समझ रहे हो कि ये भी P1 जो है, P1 वेक्टर इज इक्वल टू P2 वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम जो है वो अपना सिमेट्रिक सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम जो है वो अपना सिमेट्रिक सिस्टम है। क्लियर? तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसको भी P बोल देते हैं और इसको भी P ही बोल देते हैं। क्लियर? तो दिस विल बी P cos 60, जिधर थीटा उधर cos, जिधर थीटा उधर cos, P cos 60, एंड दिस विल बी गाइस, दिस विल बी P sin 60, P sin 60। क्लियर है? सिमिलरली क्या हो जाएगा, इसको भी अगर हम रिजॉल्व करेंगे, इसको अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो हियर इट विल आल्सो बी P cos 60, cos 60 समझ रहे होंगे क्यों cos 60, क्यों? क्योंकि ये एंगल अगर 60 डिग्री का है, hence this angle will also be equal to 60 degree, hence this will be P cos 60, इधर P sin 60 आ जाएगा, तो ये दोनों जो है ये दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है, और P sin 60 वाला एड अप हो जाएगा। क्लियर? तो नेट डाइपोल मोमेंट जो आएगा, इस केस का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो अपवर्ड होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा, और वो कितना होगा, दिस विल बी 2P sin 60। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, hence this will be 2P into √3/2। ये डाइपोल मोमेंट नेट होगा, नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा, ठीक है, P net। क्लियर? दिस विल बी इक्वल टू P net will be equal to guys, equal to 2 कैंसिल आउट, दिस विल बी √3P। तो गाइस अब समझने की कोशिश करते हैं कि P क्या है ना। इसको वेक्टर हटा देते हैं क्योंकि डायरेक्शन तो हमें पता ही है, वेक्टर हटा देते हैं, सिर्फ ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। क्लियर? तो P जो है वो क्या है, P एक डाइपोल मोमेंट है, एक डाइपोल मोमेंट। क्लियर? तो P कितना होगा, अगर हम ये डाइपोल लेते हैं तो चार्ज प्लस Q माइनस Q और डिस्टेंस A है दोनों के बीच में, तो डाइपोल मोमेंट जो P हो जाएगा दैट विल बी नथिंग बट QA हो जाएगा, QA हो जाएगा। क्लियर? तो दिस विल बी इक्वल टू √3/3QA, दिस विल बी अवर आंसर। जो डाइपोल नेट डाइपोल मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड ये होगा और उसकी डायरेक्शन होगी वर्टिकली अपवर्ड। क्लियर? वर्टिकली अपवर्ड। ठीक, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ दो सिस्टम हमने रखे थे, दो डाइपोल सिस्टम, अगर हम और ज्यादा रख देते, यहाँ ट्रायंगल ना होके यहाँ स्क्वायर हो जाता या फिर कोई और ज्योमेट्री हो जाती, तो भी आप इस तरीके से निकाल सकते थे। याद रखिएगा डाइपोल जो है, डाइपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें जिस तरह से वेक्टर को हम ऐड करते थे उसी तरीके से इसको भी हम ऐड करेंगे। क्लियर? ओके गाइस, तो अब हम आगे आते हैं, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, समझिएगा। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड एज शोन। क्लियर? तो ये एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज हैं, एक प्लस Q चार्ज और दूसरा प्लस Q चार्ज। ठीक है, ये दोनों चार्जेस फिक्स्ड हैं। कैसे हैं? फिक्स्ड चार्जेस हैं, ये भी फिक्स्ड है। क्लियर? और ये भी फिक्स्ड है। क्लियर? दोनों चार्जेस फिक्स्ड हैं। क्लियर? अब इस सिस्टम में आपको क्या करना है, इस सिस्टम में आपको जो है फोर्स निकालना है। ठीक, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड एज शोन। इस डाइपोल पे फोर्स निकालना है आपको। क्लियर? ये एक डाइपोल है, आपको समझ में आ रहा होगा। डाइपोल मोमेंट इसमें दिया है अपवर्ड, मींस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर? तो हमें फोर्स निकालना है। ये जो सिस्टम है चार्जेस का, ये कोई A और कोई A डिस्टेंस पे होगा, कोई जनरल डिस्टेंस A डिस्टेंस पे होगा। क्लियर? समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अब आप बताइए कि इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। क्लियर? हमें डाइपोल पे फोर्स निकालना है, ठीक है। लेकिन हम डाइपोल पे फोर्स निकालने की जगह हम ये निकालेंगे कि डाइपोल इस चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, डाइपोल इस चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, डाइपोल इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा और डाइपोल इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। क्लियर? वहां से फिर हम अपना न्यूटन का थर्ड लॉ जानते ही हैं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मींस अगर हम एक बॉडी पे जितना फोर्स लगाएंगे दूसरी बॉडी भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगी। क्लियर? अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम डाइपोल जो फोर्स लगा रहा होगा इस चार्ज पे वो निकाल लें, तो ये चार्ज जो डाइपोल पे फोर्स लगा रहा होगा वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये डाइपोल इस चार्ज पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, तो समझिए
अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगी ये। इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आती है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डाउनवर्ड होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डाउनवर्ड है, ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी डाउनवर्ड की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर? जो फोर्स इस पे लगेगा वो भी नीचे की तरफ लगेगा, उसको अगर हम F कह देते हैं। क्लियर? उसको अगर हम F कह देते हैं तो ये चार्ज, इस चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा वो भी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स होगा। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स होगा मतलब वो ऊपर की तरफ F ही होगा, ऊपर की तरफ होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका F के ही बराबर होगा। क्लियर? सेम थिंग अगर हम इस चार्ज के साथ करें, सेम थिंग अगर इस चार्ज के साथ करें तो ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन है, ठीक है, और यहां पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट होगी। डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्लियर? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहां पे भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, और क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर? अब फोर्स, ये डायपोल मोमेंट, ये डायपोल इस चार्ज पे फोर्स नीचे लगा रहा है, मतलब ये चार्ज भी इस डायपोल पे फोर्स ऊपर की तरफ एक्सर्ट करेगा। क्लियर? तो जो फोर्स लगेगा वो 2F के बराबर लगेगा। क्लियर? हम समझने की कोशिश करते हैं E क्या होगा गाइस, तो E विल बी KP बाय R क्यूब, KP बाय R क्यूब। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। क्लियर? और जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, KP बाय, फोर्स जो है हम इससे निकालेंगे QE से। क्लियर? जो फोर्स है, जो फोर्स इस चार्ज पे लग रहा होगा Q, वो कितना होगा, वो यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू दिस चार्ज, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज के बराबर होगा। F इज इक्वल टू QE, याद होगा आपको, है ना? तो QE, Q सिंपली Q हो जाएगा, और KP बाय R क्यूब, ये F है। क्लियर? ये F है, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा डायपोल पे वो आपको समझ में आ गया होगा, 2F के बराबर लगेगा। हेंस योर आंसर इज 2F इज इक्वल टू 2KPQ अपॉन R क्यूब। दिस विल बी योर आंसर। इतना फोर्स इस डायपोल पे लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है? डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड्स डायरेक्शन। आई होप that this numerical is very much clear to you. If not, then just go through it slowly by yourself. Clear? न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने के सॉल्यूशन देखने के पहले एक बार खुद से जरूर अटेम्प्ट किया करिए। क्लियर है गाइस? तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, आगे बढ़ते हैं थोड़ा और अच्छे न्यूमेरिकल्स में। ओके गाइस, तो अब हम आगे मूव करते हैं। हमने 3 क्वेश्चन अभी तक देखे हैं डायपोल मूवमेंट में। क्लियर? अब हम आगे का कंसेप्ट समझते हैं कि अब जो है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक डायपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर क्या क्या मोशन होंगे, उसका मोशन किस डायरेक्शन में होगा, उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इन सब की बात अब हम करने जा रहे हैं ना। तो पहले जरा कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं कि जब हमने पहले चार्ज के बारे में पढ़ा था, फिर हमने उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। तो जब हमने उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो उस समय उस चार्ज पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था, जो इलेक्ट्रिक फोर्स उसको मूव करा रहा था, है ना? तो वो फोर्स हमने देखा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखी, वो फोर्स हमने देखा, और हमने समझा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है ना? और जो निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है। फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा और निगेटिव चार्ज निगेटिव एक्स एक्सिस में आएगा। क्लियर? ये सब चीजें हम समझ चुके हैं, है ना? तो इन्हीं बेसिक्स को याद में रखते हुए अब हम जरा एक डायपोल सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है? तो अपना कंसेप्ट जो है इसमें बेटा वो क्या है, डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसा कि आप जानते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। जैसे जैसे फील्ड लाइंस आगे बढ़ रही हैं या फिर जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। क्लियर? मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस क्रॉस सेक्शन में, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्रॉस सेक्शन में भी होगी, है ना? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्लियर? मतलब नॉन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मीन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो हम जानते हैं कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से जनरेट होती है? एक शीट की वजह से होती है, एक प्लेन शीट की वजह से। आप बताइए खुद कि क्या एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? खुद बताइए, सोचिए कि अगर हमने एक पॉइंट चार्ज यहां रख दिया और उसकी वजह से हम इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? आंसर मिल गया होगा आपको, है ना? वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जी हाँ बिल्कुल सही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्लियर? तो अभी हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे नहीं जाएंगे, अभी हम सिंपल सा डिस्कशन करने वाले हैं अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में।
क्लियर? तो समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रखते हैं, क्लियर, तो क्या होता है जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो मान लीजिए ये एक डायपोल सिस्टम है, ये अपना प्लस माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज का एक डायपोल सिस्टम है, ये उस डायपोल सिस्टम का मिड पॉइंट है, क्लियर, और ये लेंथ L है और ऊपर वाली लेंथ भी L ही हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से आपको दिखाई गई हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से मैंने आपको दिखाई है, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स इस तरह से डायपोल के पास बढ़ रही हैं, क्लियर। अब समझने की कोशिश करते हैं, ये यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्रॉस सेक्शन में भी होंगी, क्लियर। तो अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इस पे फोर्सेस किस तरीके से एक्सर्ट हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्सेस चार्ज पे लगेंगे और चार्ज पे फोर्स लगने की वजह से इस डायपोल पे भी कुछ मूवमेंट हो सकता है, क्लियर। समझने की कोशिश करते हैं। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखा दिया इस तरह से, और डायपोल मोमेंट जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो उसको मैंने पी वेक्टर को से दिखा दिया है, क्लियर। दोनों के बीच में जो एंगल है उसको मैंने थीटा बोल दिया है इस समय, क्लियर, वो जनरल एंगल है थीटा। तो ये एक जनरल केस है हमारे पास। ठीक, अब इस जनरल केस में हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हो रहा है ना। तो आप खुद समझिए कि ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज पार्टिकल है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये E है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो राइट वर्ड लगेगा और वो कितना होगा, F इज इक्वल टू क्यू ई के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है, F इज इक्वल टू क्यू ई के बराबर होगा। और अगर हम इस नेगेटिव चार्ज की बात करें तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड E है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पे भी जो फोर्स लग रहा होगा गाइस वो कितना लग रहा होगा, वो लेफ्ट साइड में लग रहा होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है, क्लियर, बिल्कुल सही। नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है, तो हेंस दिस फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, हम माइनस क्यू नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने डायरेक्शन नेगेटिव ले लिया है, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, क्लियर। तो यहां से हम देख रहे हैं कि अगर हम इस पूरे सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं तो गाइस खुद बताइए कि इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, इस सिस्टम में नेट फोर्स कितना है। बिल्कुल सही है, आधे लोग सब आंसर बता भी रहे हो, सही है। तो नेट फोर्स कितना है, इस पे नेट फोर्स 0 है, क्लियर, क्योंकि अगर इस पूरे सिस्टम को हमने लिया एक साथ, इसका मतलब राइट में भी फोर्स क्यू हुई है और लेफ्ट में भी फोर्स क्यू हुई है, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम विल बी 0। इसका मतलब क्या है, देखिए ये पार्टिकल, ये जो पूरा सिस्टम है, इस पे कोई नेट फोर्स नहीं है, इसका मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब कौन से इक्विलिब्रियम में होगा ये समझना है। देखिए गाइस, इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब जब कोई बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो तब वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो आ जाता है, जैसा ये आ गया, क्लियर। मींस अब ये आगे नहीं जाएगा, ये आगे नहीं जाएगा, पीछे भी नहीं जाएगा, तो ये क्या करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो फिक्स रहेगा, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो फिक्स रहेगा, सेंटर ऑफ मास यहीं पे ही रहेगा। मतलब ये जो सेंटर है वो चेंज नहीं होगा, वो यहीं पे रहेगा, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं इसमें और किस तरह का मोशन हो सकता है। तो ये हो गया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। मींस इस केस में कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, नो ट्रांसलेशनल मोशन, नो ट्रांसलेशनल मोशन। तो इसमें अब मोशन किस टाइप का होगा समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो मोशन होगा वो देखिए, अगर इसको हम देखते हैं सिस्टम को, तो यहाँ पे QE फोर्स लग रहा है और यहाँ पे पीछे की तरफ QE फोर्स लग रहा है, तो ये जो है ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा, ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। जैसा आप देख रहे हैं, जिस तरह से ये मार्कल रोटेट कर रहा है उसी तरह से ये रोटेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि ये पूरा रोटेट कर जाए, जरूरी नहीं कि ये पूरा रोटेट कर जाए, ये कुछ इस तरह से रोटेट करेगा। पहले ये अपनी एनर्जी गेन करेगा, कुछ इस तरह से होगा, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो इस वजह से थोड़ा और दूर जाएगा, फिर अभी भी फोर्स राइट साइड ही लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे और नेगेटिव चार्ज पे लेफ्ट साइड में, क्लियर। तो फिर से ये इस तरह से वापस आएगा और फिर से ये इस तरह से वापस आएगा, फिर से ये इस तरह से वापस आएगा, फिर से इस तरह वापस आते आते वाइब्रेशन होगा और उसके बाद ये रेस्ट पे आ जाएगा। इस पोजीशन को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। और कौन सी इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्लियर। तो अभी अगर हम बात करते हैं, इस समय पे अगर हम बात करते हैं तो ये पार्टिकल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, नॉट इन मींस रोटेशनल मोशन होगा। कैसा मोशन होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसका मतलब रोटेशनल मोशन होगा इन
इन रोटेशनल मोशन। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए क्या होगा। अगर इस पार्टिकल सिस्टम को आपने यहां से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो पहले फोर्स लग रहा है इस पे, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन कौन सी वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी गाइस, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? नो ट्रांसलेशन वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी और यहां पे एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी इस पॉइंट पे। क्लियर? क्योंकि ये मीन पॉइंट है, मीन पोजीशन वाला पॉइंट है। अब ये मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, फिर से इसमें पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर है और नेगेटिव पे फोर्स इधर, तो इसका मतलब फिर से ये उसी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर वाइब्रेशन, और यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा ये पार्टिकल। क्लियर? ये सिस्टम यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तब हम बोलेंगे कि अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी अटेन हो चुका है। क्लियर? तो आपको रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन समझ में आ गया होगा, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया होगा। देखिए जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है, जब इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, एक ट्रांसलेशनल होता है, एक होता है ट्रांसलेशनल। और एक होता है रोटेशनल। तो गाइस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो उसमें नेट फोर्स जो है ऑन द सिस्टम विल बी इक्वल टू 0। क्लियर? नेट फोर्स 0 होता है। जब हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उसमें नेट टॉर्क 0 होता है। अब ये टॉर्क क्या होता है जरा समझने की कोशिश करते हैं। आपने 11th में पढ़ा होगा, 11th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये टॉर्क क्या होता है। ठीक है? तो जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा तो नेट फोर्स 0 होगा, और जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा तो नेट टॉर्क 0 होगा। टॉर्क को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ force. Clear? Means it produces the tendency to rotate any object or to make it to exert force to make it stop the rotation. Clear? तो ये आपका टॉर्क काम करता है ना। टॉर्क क्या करता है? फॉर एग्जांपल अगर आप कोई गेट ओपन कर रहे हो, क्लियर, तो जो आप तो उसमें फोर्स लगा रहे हो, लेकिन वो जो रोटेशनल मोशन में आएगा वो फोर्स की वजह से नहीं, वो टॉर्क की वजह से आएगा। हाँ, जो टॉर्क होता है उसमें फोर्स भी कंसिडर करते हैं। क्लियर? R क्रॉस F इज द टॉर्क, हेंस R क्रॉस F नहीं, F क्रॉस R, क्लियर, इज द टॉर्क। तो टॉर्क जो है वो आपका रोटेशनल मोशन को गवर्न करता है। क्लियर? जिस तरह से फोर्स आपका ट्रांसलेशनल मोशन को गवर्न करता है, उसी तरह से टॉर्क रोटेशनल मोशन को गवर्न करता है। क्लियर? तो आपका ये सिस्टम अभी ट्रांसलेशनल मोशन में नहीं है, सिर्फ रोटेशनल मोशन में। मींस दिस इज इन द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है तो इस पे टॉर्क कितना लग रहा है, कितना टॉर्क इस समय लग रहा होगा। क्लियर? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। टॉर्क होता क्या है? जैसा कि अभी मैंने बताया, टॉर्क विल बी F क्रॉस R। F क्रॉस R होता है टॉर्क, या फिर हम कह सकते हैं टॉर्क विल बी इक्वल टू, इसको इधर रफ कर देते हैं, जरा समझ लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे शो कर ही रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि यहाँ शो करिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? अगर हम टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क विल बी इक्वल टू F into R perpendicular. This R perpendicular is the perpendicular distance from the axis of rotation. Perpendicular distance from the axis of rotation. This is the force. Clear? Into this R perpendicular is perpendicular distance from axis of rotation. From axis of rotation. Clear guys? From the axis of rotation, perpendicular distance from the axis of rotation is R perpendicular. तो अगर हम इस फोर्स को देख रहे हैं, ठीक है, तो टॉर्क 1 जो होगा, ठीक है। अब देखिए टॉर्क के साथ दो चीजें एसोसिएटेड होती हैं, एक सेंस होता है टॉर्क का, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तीन चीजें हैं। इस टॉर्क की अगर हम बात करें, इस फोर्स की बात करें, तो ये फोर्स इस एक्सिस के अबाउट, आप याद रखिएगा ये एक्सिस है गाइस, ये एक्सिस है, तो ये फोर्स इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्लियर? तो इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा उसका जो सेंस होगा वो क्लॉकवाइज होगा। क्लियर? और ये फोर्स जो है, ये फोर्स भी इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम को क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा, तो इस टॉर्क का भी जो सेंस आएगा वो भी
क्लॉकवाइज आएगा, ठीक। मींस एक्सिस से आप टॉर्क का सेंस देखोगे, सेम सेंस में जो टॉर्क होते हैं वो एड अप हो जाते हैं, और अपोजिट सेंस में जो टॉर्क होते हैं, मान लो ये फोर्स QE का ये पॉजिटिव चार्ज होता, तो इसमें भी QE फोर्स इधर लग जाता। अब अगर हम बात करते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, Q इधर, तो इसका सेंस क्लॉकवाइज और इसका सेंस एंटी क्लॉकवाइज, तो इस बार ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, क्लियर। इस बार दोनों कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन केस ये नहीं है, केस निगेटिव चार्ज वाला है, क्लियर। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं, जो टॉर्क होगा, नेट टॉर्क होगा, इसका भी सेंस क्लॉकवाइज, इसका भी सेंस क्लॉकवाइज, तो जो नेट टॉर्क होगा वो ट्वाइस हो जाएगा, क्लियर। निकालने की कोशिश करते हैं, चलो पहले τ1 निकालते हैं। τ1 विल बी दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इस फोर्स की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो ये है, क्लियर। अगर ये डिस्टेंस L है, ये थीटा है, तो दिस विल बी L sin थीटा। चेक कीजिए, ये L sin थीटा होगी। आप ये ट्रायंगल लेके भी कर सकते हो, sin थीटा इज इक्वल टू L this x upon hypotenuse, hence x is equal to hypotenuse x, hence this x नहीं this x। आपको ये पता है ये L है, if this will be L, clear, and this is the perpendicular x, you have to find this perpendicular, clear, hence sin theta is equal to x upon L, hence x is equal to L sin theta, clear। आप समझ सकते हो, आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से भी कर सकते हो कि अगर L है तो ये L sin theta हो जाएगा, ये L cos theta हो जाएगा, क्लियर। तो L sin theta डायरेक्टली, ये L sin theta हो गया, क्लियर। तो हमें टॉर्क निकालना है, टॉर्क क्या हो जाएगा, ये फोर्स इंटू ये लेंथ हो जाएगी, परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ द फोर्स। R परपेंडिकुलर का मतलब है परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, hence this torque τ1 is equal to QE into R perpendicular, that is L sin theta, क्लियर है गाइस। उसी तरह से τ2 जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, QE इस डायरेक्शन में है, और L ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो इस बार भी L sin थीटा आ जाएगी, आ जाएगी, आप खुद देख सकते हो। तो इस बार भी टॉर्क QE इंटू L sin थीटा आ जाएगा, और ये टॉर्क, दोनों टॉर्क सेम है, दोनों का सेंस सेम है, तो जो नेट टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा, लेकिन वो कितना होगा, τ1 प्लस τ2 के बराबर होगा, मींस 2QE L sin थीटा, क्लियर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समझने की कोशिश करो। 2Q इंटू L जो है वो आपको डायपोल मोमेंट बता रहा है, मींस P, और जो E है PE sin थीटा, मींस ये अगर आप सही से समझने की कोशिश करो, ये P वेक्टर E वेक्टर और उसके बीच का एंगल थीटा sin थीटा है, hence this will nothing but क्रॉस प्रोडक्ट, मींस जो टॉर्क होगा, दोनों जो टॉर्क होगा नेट टॉर्क वो P क्रॉस E आ जाएगा, P क्रॉस E के बराबर नेट टॉर्क आ जाएगा। समझ लीजिए, जो टॉर्क होगा नेट वो P क्रॉस E के बराबर आ जाएगा। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम आगे आते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं कि ये PE sin थीटा जो टॉर्क है, मॉड ऑफ E इंटू साइन थीटा है, क्लियर। थीटा अगर चेंज करेंगे तो टॉर्क पे क्या असर पड़ता है, समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अगर ये थीटा 90 डिग्री है, तो साइन 90 1 होता है, जिसकी वजह से ये जो टॉर्क होगा ये मैक्सिमम होगा इस पोजीशन पे जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा, क्लियर। अब ये जो सिस्टम है ये अपना रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है, क्लियर। समझने की कोशिश करते हैं, जब थीटा 0 होगा तब टॉर्क कितना होगा, समझ लीजिए। अगर थीटा 0 है तो साइन 0 हो जाता है, साइन 0 हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे इस समय जो टॉर्क होगा वो 0 हो चुका होगा, क्लियर। मींस जब सिस्टम इस तरह से, जब जो अपना डायपोल है वो इस तरह से है, तब टॉर्क मैक्सिमम है। जब डायपोल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, मींस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, तब उस समय जो अपना टॉर्क है वो 0 हो चुका होगा, क्लियर। आप फिर से कोशिश कर सकते हो, एक बार कोशिश करो थीटा 180 रखने का। थीटा जब 180 होगा उस समय भी, थीटा जब 180 की पोजीशन पे होगा उस समय भी आपका जो टॉर्क होगा वो 0 होगा, उस समय भी टॉर्क 0 है, क्लियर। मींस उस समय भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है ना। जब आपका थीटा 90 है, तब टॉर्क मैक्सिमम, थीटा 0 टॉर्क 0, थीटा 180 टॉर्क 0, क्लियर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन कौन सी होगी, आपको ये चेक करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन कौन सी होगी, क्लियर। जिसमें ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम तो हर समय है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब कब होगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 0 के लिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा, और थीटा इक्वल टू
180 के लिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो यहां समझ लेते हैं जरा कि इसको रफ कर रहे हैं। थीटा इक्वल टू 0 रोटेशनल इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम? रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल बोथ। क्लियर? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 इक्विलिब्रियम, ठीक है, देन आल्सो इक्विलिब्रियम रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल बोथ। क्लियर? इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखिए इक्विलिब्रियम की अगर बात हो रही है तो हम समझ लेते हैं इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के इक्विलिब्रियम्स होते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो समझ लेते हैं जरा कितने टाइप के होते हैं। देखिए, एक ये सिस्टम है, इसके ऊपर एक बॉल रखी है, एक बॉल के ऊपर एक बॉल रखी है। क्लियर? ये भी अभी इक्विलिब्रियम में है, ये बॉल स्लाइड नहीं कर रही है। मान लेते हैं इसको इक्विलिब्रियम पे इस तरह से रखा है कि इसका नीचे लगने वाला फोर्स इसके ऊपर लगने वाले फोर्स पे सब एडजस्ट हो रहा है, मींस नेट फोर्स 0 आ रहा है। क्लियर? ये इक्विलिब्रियम में है सिस्टम। मान लीजिए एक ये सिस्टम है, या फिर चलिए इसको हटाइए, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक ये सिस्टम है, एक ये सिस्टम है और एक ये सिस्टम है। ये तीन इक्विलिब्रियम पोजीशन मैंने आपको यहां दिखा दी है। देखिए तीनों इक्विलिब्रियम में है, ये बॉल भी इक्विलिब्रियम में है, ये बॉल भी इक्विलिब्रियम में है और ये बॉल भी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम होगा, ये जो इक्विलिब्रियम होगा, ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा? ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, और ये जो इक्विलिब्रियम होगा, ये इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये इक्विलिब्रियम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। आप अंतर कैसे समझोगे? समझिए, अगर यहां से क्यों ये अनस्टेबल है, ये इसलिए अनस्टेबल है, अगर इस बॉल को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, इस बॉल को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें तो ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं आ पाएगी। क्लियर? हेंस दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर आप इस बॉल को इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे हो, इस बॉल को इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे हो, तो ये बॉल वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगी, वापस अपने मीन पोजीशन पे आने की टेंडेंसी रखती है। हेंस दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? अगर आप इस इक्विलिब्रियम की बात करते हो तो ये ना ही स्टेबल है ना ही अनस्टेबल है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जहां आप पुश करना छोड़ दोगे, ये बॉल उसी वेलोसिटी पे कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर? उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, ना ये वापस आएगी ना ये आगे जाएगी। क्लियर? तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो गाइस यहां पे समझने की कोशिश करते हैं, थीटा इक्वल टू 0 पे जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है। थीटा इक्वल टू 180 पे जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। खुद से समझने की कोशिश कीजिए, इसको एक बार खुद से सोचने की कोशिश कीजिए। काफी लोग को आंसर समझ में आ गया होगा कि थीटा इक्वल टू 0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो थीटा इक्वल टू 0 मींस दिस डायपोल इज लाइक दिस। क्लियर? डायपोल जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो अगर इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ये है, तो पॉजिटिव चार्ज में फोर्स फिर से राइट में लगेगा, नेगेटिव पे लेफ्ट में लगेगा, तो ये फिर से अपनी मेन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। क्लियर? अगर आपने इस पोजीशन से डायपोल को डिस्टर्ब किया तो डायपोल फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आने की कोशिश करने लगेगा, अपनी स्टेबल पोजीशन पे आने की कोशिश करने लगेगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम को फिर से अटेन करने लगेगा। इसका मतलब ये जो सिस्टम है, ये जो थीटा इक्वल टू 0 पे इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्लियर? कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। और जब हम थीटा इज इक्वल टू 180 की बात करेंगे, जब हम थीटा इज इक्वल टू 180 की बात करेंगे, मतलब इस बार जो डायपोल है, वो जो एंगल बना रहा है, डायपोल मोमेंट जो एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो 180 है। मींस डायपोल जो है वो इस बार ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, वो ऐसे है। क्लियर? मींस डायपोल लेफ्ट साइड है, डायपोल मोमेंट लेफ्ट साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है। मींस ये एंगल जो होगा ये 180 है। क्लियर? इस केस की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज इस बार इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है, क्योंकि डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मींस आपका ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, अब आप अगर इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि राइट साइड है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स
राइट साइड लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लेफ्ट साइड लगेगा, तो ये इस तरह से रोटेट होने लगेगा। मींस ये अपनी मीन पोजीशन को, अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को वापस नहीं गेन करेगा, वापस गेन नहीं करेगा। फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि अभी ये इक्विलिब्रियम है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, अब आपने इसको थोड़ा डिस्प्लेस किया तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मूव करेगा और ये नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने की कोशिश करेगा, तो ये इस तरह से रोटेट होने की कोशिश करेगा और ये अपने इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन को फिर से अटेन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम काफी डिस्टर्ब हो जाएगा और इस तरह का इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। एक चीज और याद रखेंगे, जिस तरह से इस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी हाई है ना, आप देखो अगर समझने की कोशिश कर रहे हो तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई है, इसकी लो है और इसकी जीरो है। क्लियर? अगर ये रेफरेंस हमारा, ये रेफरेंस है, क्लियर? इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लो है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जब हम पोटेंशियल की बात कर लेंगे उसके बाद हम आएंगे अपने कंसेप्ट पे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी, क्या होती है, कैसे ये चेंज करती है, क्या है, ये सब हम बात करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझिए कि इस सिस्टम जो दो इक्विलिब्रियम है, अगर इनकी पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछ दी जाए, क्लियर, तो जो स्टेबल सिस्टम होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी लो होगी, लो पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर भाई? स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल मींस एनर्जी लो, जितना ज्यादा सिस्टम अपना स्टेबल हो जाएगा उतना ज्यादा उस सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम लो एनर्जी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हाई पोटेंशियल एनर्जी, हाई पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपसे मैं पूछ दूं कि इस सिस्टम में, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि इस सिस्टम में दोनों तरह के इक्विलिब्रियम में थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180, दोनों तरह के इक्विलिब्रियम में आप ये बताइए किसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, तो आप खुद बता दोगे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई होगी और स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी लो होगी। मींस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इसमें होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी तो हम जानते हैं, इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात नहीं करी है। तो हम जब इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेंगे उसके बाद हम समझेंगे कि इस डायपोल मोमेंट की, इस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से वेरी कर रही है, वो क्या है। क्लियर? अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक? अभी से आपको इतना समझना है कि ये इक्विलिब्रियम है, थीटा इक्वल टू 0 पे इक्विलिब्रियम है, थीटा इक्वल 180 पे इक्विलिब्रियम है, और ये जो इक्विलिब्रियम है एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। इतनी चीजें आपको समझनी है। जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि जो टॉर्क होगा वो P क्रॉस E होगा, मतलब PE sin थीटा होगा। ये आपको याद रखना है। टॉर्क का सेंस आप समझ लीजिए, टॉर्क का सेंस इस तरह से होगा कि P क्रॉस E मींस, अगर हम बात करें P, राइट हैंड की बात करते हैं, राइट हैंड की। क्लियर? राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल क्या होता है? A क्रॉस B की डायरेक्शन बताता है। मींस P क्रॉस E, P से E की तरफ मूव करेंगे, याद रखिएगा। राइट हैंड रूल, राइट हैंड P की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स, और इन फिंगर्स को हम E की डायरेक्शन में कल करेंगे, E की डायरेक्शन में कल करेंगे। तो जो थंब होगा, थंब, वो हमें डायरेक्शन बताएगा टॉर्क की डायरेक्शन। टॉर्क की डायरेक्शन तो इनवर्ट हो जाएगी, लेकिन इसका सेंस ऑफ रोटेशन P से E की तरफ हो जाएगा, इसका सेंस ऑफ रोटेशन P से E की तरफ हो जाएगा। याद रखिएगा, टॉर्क की दो चीजें याद रखिएगा, तीन चीजें, एक उसका मैग्नीट्यूड QE sin थीटा, दूसरा उसकी डायरेक्शन जो कि इनवर्ड है, और तीसरा उसका सेंस ऑफ रोटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ टॉर्क। ठीक है? तो टॉर्क का जो सेंस ऑफ रोटेशन आएगा, जो नेट टॉर्क है इस सिस्टम का, उसका जो नेट टॉर्क इस सिस्टम का जो है, उसका जो डायरेक्शन है, जो सेंस है, वो क्या है? वो क्लॉकवाइज सेंस है, P से E की तरफ, क्लॉकवाइज। क्लियर? तो ये बात हो गई पूरी, जब एक डायपोल को हमने एक नॉन यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि जब हम इसी डायपोल को एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होता है। उसके बाद हम डायपोल मोमेंट पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। क्लियर? आज के सेशन में इतना होगा, उसके बाद हम आएंगे अपने मेन कंसेप्ट, दैट इज गॉस थ्योरम पे। क्लियर? तो गाइज थोड़ा सा एक चीज याद रखिएगा, न्यूमेरिकल करते समय पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है? तो दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। क्लियर? थैंक यू।